हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए, आज आपकी जो है बेसिक क्लास रहने वाली है, और किसी भी चैप्टर के लिए अगर बात करूं, बेसिक क्लास जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात करूं तो आप सब्जेक्ट के लिए भी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ज्ञान का जो स्तर है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए, यह आपकी क्लास आपके लिए ठोस अवस्था में एक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। समझ में आया? तो चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ परिभाषाएं जो आपको ठोस अवस्था को समझने के लिए आवश्यक है। तो हेडिंग लगाइएगा क्या? सम बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। सम बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। हिंदी में लिख लीजिएगा, ठोस अवस्था से संबंधित, ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए आइए, पहली परिभाषा हेडिंग डालिएगा, जालक बिंदु। जालक बिंदु। जालक बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। सुनिएगा, अगर मैं किसी सॉलिड की बात करूं या किसी क्रिस्टल की बात करूं, तो कोई सॉलिड या क्रिस्टल जो है परमाणु अणु या अवयवी परमाणु अणु या आयन से मिलकर बना होता है। इन्हें संरचनात्मक या अवयवी कण बोलते हैं। आप इन्हें आप गोलाकार मान सकते हैं। अगर मैं किसी सॉलिड की बात करता हूं, सोडियम सॉलिड की बात करता हूं, सपोज करिए सोडियम सॉलिड की बात करता हूं, सोडियम ठोस की बात करता हूं। ओके, अब सोडियम ठोस जो होता है सोडियम आयन से मिलकर बना होता है, और इसको मैं मान रहा हूं ये क्या है, स्फीयर है, गोला है। तो अब बताएं, सोडियम सॉलिड में ये स्फीयर या जो सोडियम आयन है ये अरेंज होगा कि नहीं? मैं मानता हूं इस तरीके से सोडियम सॉलिड में जो सोडियम आयन है अरेंज होंगे। ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन, यहाँ पर भी इस तरीके से। समझ गए कि नहीं? इस तरीके से सोडियम आयन अरेंज है। तो अब ये क्या है, क्रिस्टल है, ठोस है। इसमें ये क्या है, सोडियम आयन है, अवयवी कण है। अगर आप इनको, इस क्रिस्टल को, इस ठोस को, इसके अरेंजमेंट को कॉपी में दिखाना चाहते हो, या आप त्रिविम में दिखाना चाहते हो, 3D में, स्पेस में, तो आप इनको इस तरीके से नहीं दिखाओगे भाई, इनको आप पॉइंट से दिखाओगे। कैसे? जैसे देखिए, इसके लिए कैसे मैं दिखा देता हूं, ऐसे। इसको मैं पॉइंट से दिखा दिया, इसको मैं पॉइंट से दिखा दिया, इसको मैं पॉइंट से दिखा दिया, इसको मैं पॉइंट से दिखा दिया। समझ आया ना? चलिए, इसको मैं पॉइंट से दिखा दिया, इसको मैं पॉइंट से दिखा दिया, इसको मैंने पॉइंट से दिखा दिया, इसको मैंने पॉइंट से दिखा दिया। इसी तरीके से इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऐसे सारे के सारे एटम को, अवयवी कण को आप पॉइंट से दिखा दीजिए। तो इन्हीं पॉइंटों को, इन्हीं बिंदुओं को ही क्या बोला जाएगा, जालक बिंदु। क्या बोला जाएगा? जालक बिंदु। आपको समझ आया ना? चलिए आगे, ये आपका क्या हुआ, जालक बिंदु। अब इसके बाद दूसरी डिफिनेशन, सेकंड डिफिनेशन, दूसरी परिभाषा हेडिंग लगाइएगा। दूसरी परिभाषा, जालक बिंदु के बाद त्रिविम जालक। दूसरा है त्रिविम जालक। त्रिविम जालक। त्रिविम जालक। त्रिविम जालक को इंग्लिश बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होती है भाई, अब समझिएगा। स्पेस लैटिस, अभी आपने जालक बिंदु पढ़ा है कि नहीं? अब क्या करिए, जालक बिंदुओं का समूह ले लीजिए, संग्रह ले लीजिए। अब जालक बिंदु 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 100 हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो जालक बिंदुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, त्रिविम जालक। तो स्पेस में या 3D में या त्रिविम में अनंत जालक बिंदुओं का संग्रह क्या कहलाएगा, त्रिविम जालक। हेडिंग डाल दीजिए, लिखिएगा त्रिविम में, त्रिविम में अनंत, अनंत जालक बिंदुओं का, बिंदुओं का संग्रह, संग्रह कलेक्शन, सॉरी संग्रह त्रिविम जालक कहलाता है। त्रिविम जालक कहलाता है। सिंपल परिभाषा है बच्चों, बस आपको समझने की जरूरत है। ओके, क्या बोलती है पब्लिक? समझ आया? चलो
अब देखिए ये क्या है, त्रिविम जालक। अगर आप इसमें फिगर बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या है, ये आपके जालक बिंदु है, ये क्या है, जालक बिंदु है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इस जालक बिंदुओं का आप क्या बना लीजिए, समूह बना लीजिए, कलेक्शन बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। यही ग्रुप, कलेक्शन, समूह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए जल्दी से, त्रिविम जालक। इन्हीं कलेक्शन को ही क्या बोला जाएगा, त्रिविम जालक। क्या बोला जाएगा इसको, त्रिविम जालक। इसको कलेक्शन है आपका, ये सॉरी ये कलेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे आप, त्रिविम जालक। त्रिविम, त्रिविम जालक। ये दूसरी परिभाषा क्लियर हुई। चलिए अगली परिभाषा क्या है, आपको देखते हैं, क्रिस्टल जालक। तो अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्रिस्टल जालक। त्रिविम जालक के बाद क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक के बाद क्रिस्टल जालक। चलो हेडिंग डालो आप, क्रिस्टल जालक। ये तीसरी परिभाषा है आपकी, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, इस तरीके से आप लिख दीजिए। ओके चलिए, अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है समझिएगा। आपने अभी पढ़ा ये त्रिविम जालक। त्रिविम जालक क्या आता है, जालक बिंदुओं का संग्रह था। क्रिस्टल जालक क्या होता है, आपकी जो अवयवी कण है या जो संरचनात्मक कण है उनका संग्रह ले लीजिए, उसी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये अवयवी कण है, संरचनात्मक कण है। अभी मैंने बताया ये सोडियम के अवयवी कण है, तो ये सोडियम आपका क्या है, सोडियम का क्रिस्टल है, सोडियम का क्रिस्टल है। ओके, अब मैंने इन्हीं क्रिस्टल में जो अवयवी कण थे उनको मैंने बिंदुओं के द्वारा दर्शाया था। इनको क्या बोले थे अभी, जालक बिंदु बोले थे आप। ओके, अच्छा जालक बिंदु बोले थे इसे, और जालक बिंदुओं का समूह अभी लिया, क्या बोला उसे, त्रिविम जालक बोला। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टल जालक की, तो आप जालक बिंदु ना ले, जालक बिंदु मत लीजिए, उसके स्थान पर आप इन्हीं अवयवी कणों के ले लीजिए। तो अवयवी कणों का, जालक बिंदुओं का नहीं, अवयवी कणों का या संरचनात्मक कणों का त्रिविम में संगठन, संग्रह क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। तो डिफिनेशन लिखिएगा, डिफिनेशन क्या है, अवयवी कणों का या त्रिविम में, त्रिविम में, त्रिविम में अवयवी कणों, अवयवी सॉरी अवयवी कणों, या लिख दीजिए अनंत अवयवी कणों, ज्यादा बढ़िया रहेगा। त्रिविम में अनंत, अनंत अवयवी कणों का संग्रह, संग्रह क्रिस्टल जालक कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या बोलती पब्लिक, क्लियर हुआ? ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टल जालक में क्या, आप किस तरीके से फिगर बनाएंगे, आप इसी को यहाँ पर बना लीजिएगा। ओके, इसी को यहाँ पर बना लीजिएगा और इसको क्या लिख लीजिएगा, क्रिस्टल जालक। ये एक्चुअली क्या है, क्रिस्टल ही तो है, क्रिस्टल जालक ही तो है। समझ आया कि नहीं आया? चलिए ये तीन डिफिनेशन आपको क्लियर हुई कि नहीं? चलिए अगली डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, इकाई सेल। अगली डिफिनेशन लिखिएगा इकाई सेल, हेडिंग डालिएगा इकाई सेल। इकाई सेल, चौथी डिफिनेशन है आपकी इकाई सेल। इकाई सेल, इकाई सेल, इसे हिंदी में बोलेंगे इकाई सेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या होती है समझिएगा। आप लोगों ने कभी ना कभी या घर बनते जरूर देखा होगा, जो आपके यहाँ मिस्त्री होता है वो ईंट जोड़ 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 करके पूरी की पूरी बिल्डिंग का, घर का निर्माण कर देता है कि नहीं? तो बताएं उस घर को कैसे बनाया गया, ईंट को बार बार जोड़कर बनाया गया कि नहीं? तो वही ईंट आपका क्या होता है, इकाई सेल होता है उस घर के लिए। तो आपका क्रिस्टल जो होता है, जैसे मैं सोडियम क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, ये सोडियम क्रिस्टल किसी छोटे से पार्ट को, किसी छोटे से पार्ट को बार बार रिपीट करने से बना होगा। जिस छोटे से पार्ट को बार बार रिपीट करने से ये बना होगा ना, उसी छोटे से पार्ट को क्या बोल दिया जाएगा, इकाई सेल, इस सोडियम क्रिस्टल का। समझ में आया होगा आपको? अब समझिए, आपको ठोस की या किसी क्रिस्टल की गुणधर्म या उसके संरचना के बारे में अध्ययन करना है। दो चीजों के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में और उसकी संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप किसी ठोस को पूरा ले लीजिए, पूरा ठोस ले लीजिए या पूरा क्रिस्टल ले लीजिए और उसके बारे में स्टडी करने लग जाओ, काफी मुश्किल होगा, स्टडी नहीं कर सकते हो। उसको सिंपल बनाने के लिए किसका यूज करोगे, इकाई सेल का। उसको सिंपल बनाने के लिए किसका यूज करोगे, इकाई सेल का। तो इकाई सेल की जो प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म,
जो आपकी संरचना होगी वही उस क्रिस्टल की संरचना गुणधर्म होगा। मतलब समझ जाओ, अगर किसी क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है तो उसके छोटे से पार्ट को ले लो। क्यों? क्योंकि वो छोटे से जो पार्ट का गुणधर्म रहेगा, जो संरचना रहेगी, वही आपके क्रिस्टल या उसी ठोस की जो है संरचना और गुणधर्म रहेगा। आपको समझ आया कि नहीं? चलिए यहाँ पर इकाई सेल समझ लीजिए क्या है। जैसे मैं बात करूं, इस पूरे क्रिस्टल में इतना सा छोटा सा पार्ट मैं काट लेता हूं, ये इतना सा, इसको मैं इधर बना लेता हूं। ये देखिए मैंने बना लिया। ओके, अब क्या करिए समझिएगा, अब इसी छोटे से पार्ट को क्या करिए, यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए। तो क्या इसको बार बार रिपीट किया मैंने, पुनरावृत्ति इसकी किया, तो क्या पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई। अगर पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण इसके रिपीटेशन से हुआ तो ये आपका जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, इस क्रिस्टल का इकाई सेल होगा। इस क्रिस्टल का ये क्या होगा? इकाई सेल होगा। अब समझिए कि नहीं? अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो संरचना होगी वही इसकी संरचना होगी। आप समझ में आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? क्रिस्टल की प्रॉपर्टी, क्रिस्टल का गुणधर्म, क्रिस्टल की संरचना जो होती है वही उसके इकाई सेल का प्रॉपर्टी, इकाई सेल की संरचना होती है, इकाई सेल की गुणधर्म होता है। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? चलिए परिभाषा लिखिए, आपको समझ आया होगा। डिफिनेशन लिखिएगा, किसी ठोस या क्रिस्टल का वह सबसे छोटा 3D भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल या ठोस का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। ओके, अच्छा, इकाई सेल जो होता है वो क्रिस्टल की सभी प्रॉपर्टी, क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी देता है। लिख दीजिए इस पॉइंट को नीचे। इकाई सेल किसी भी ठोस का इकाई सेल उस ठोस या उस क्रिस्टल की संपूर्ण गुणधर्म व उसकी संरचना के बारे में जानकारी देता है। ठीक, इतना लिख लीजिए। ये रहा आपका इकाई सेल। बात समझ में? अब इकाई सेल के बाद देखते हैं हम लोग कुछ और चीजें। देखिए इकाई सेल जो है कई प्रकार की हो सकती है। जैसे आपको मैं बताया कि ईंट को बार बार जोड़ने से पूरे घर का निर्माण हो जाता है कि नहीं। अगर आप ईंट अलग अलग जगह से ले आ रहे हैं, हो सकता है ईंट का जो साइज है वो अलग अलग हो जाएगा। अगर ईंट का साइज बताने के लिए या ईंट का आकार जो है बताना है तो आपको क्या क्या चीज बताना पड़ेगा? उसकी लंबाई बताना पड़ेगा, उसकी चौड़ाई बताना पड़ेगा और उसकी ऊंचाई बताना पड़ेगा। तो ईंट का आकार बताने के लिए या ईंट के बारे में बताने के लिए 3 चीजें बताना पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उनको मतलब ईंट को परिभाषित करने के लिए कितना लंबा, चौड़ा, कितना ऊंचा है, उसको बताने के लिए आपने 3 चीजों का उपयोग किया। तो जिन 3 चीजों की सहायता से आप उस ईंट के बारे में बताएं, वही 3 चीज उसके मापदंड कहलाएंगे। तो मापदंड क्या है? किसी चीज को परिभाषित करने के लिए जितनी चीजें आपको बतानी होती हैं वही उसका मापदंड होता है। सबसे पहले मापदंड की मैं बात कर रहा हूँ, समझिए। जैसे मेरे शर्ट की नाप देनी है, शर्ट दर्जी सिलना चाहता है, तो कौन कौन सी माप मेरी लेगा? मेरा ये हाथ की लंबाई क्या लेगा, कॉलर कितना लंबा है उसको लेगा, ये शर्ट की लंबाई कितनी है, ठीक, और चेस्ट कितना है, ये सारी चीजें लेता है कि नहीं। तो आप देखिए कितनी कितनी चीजों को मेजर किया, जितनी चीजों को मेजर किया वही शर्ट की क्या है? मापदंड। क्या है? मापदंड। तो किसी भी इकाई सेल को बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए कुछ न कुछ उसके मापदंड होते हैं जिनकी सहायता से परिभाषित किया जाता है। समझ आए कि नहीं? चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। अभी यूनिट सेल पढ़ा, अब इसके बाद अगली हेडिंग लगाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब इकाई सेल का प्रकार, वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइएगा इकाई सेल का वर्गीकरण। इकाई सेल का वर्गीकरण
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, चलिए ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में यूनिट सेल को क्लासिफाई करेंगे। कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे, 3 भागों में, 1D यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल और 3D यूनिट सेल। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग 1D यूनिट सेल। सबसे पहला क्या है, 1D यूनिट सेल। 1D यूनिट सेल हिंदी में क्या बोलेंगे, 1D इकाई सेल। 1D इकाई सेल। देखिए एक्चुअल में बात करूं तो जो एग्जिस्ट करती है, जो दुनिया में है, वो 3D इकाई सेल है। लेकिन 3D इकाई सेल के साथ साथ 2D और 1D को भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 3D इकाई सेल का निर्माण 2D इकाई सेल से होता है और 2D इकाई सेल का निर्माण 1D इकाई सेल से होता है। तो पहले आपको 3D पढ़ना है तो पहले 2D पढ़ना, 2D पढ़ना है तो आपको 1D पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले 1D इकाई सेल पढ़ेंगे। चलिए 1D इकाई सेल देखिए क्या होती है। अगर क्या करिए आप इस तरीके से एटम को अरेंज करिए ऐसे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एटम को केवल एक डायरेक्शन में अरेंज किया गया है। केवल एक डायरेक्शन में, इस तरीके से एक डायरेक्शन में अरेंज किया गया है एटम को, इस तरीके से एक रो में, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट किया गया है एटम का, तो यहाँ पर क्या होता है, 1D अरेंजमेंट होता है। 1D अरेंजमेंट या 1D व्यवस्था होती है। ये एटम की कैसी व्यवस्था है, 1D व्यवस्था है। अगर 1D व्यवस्था है तो उससे जो आपकी इकाई सेल मिलने वाली है, वो इकाई सेल आपकी 1D इकाई सेल होगी। तो यहाँ से जो इकाई सेल प्राप्त होगी वो 1D इकाई सेल होगी। तो यहाँ से बताएं कौन से छोटे से पोर्शन को लेंगे जिसकी बार बार रिपीटेशन से ये पूरे के पूरे रो का निर्माण होगा। बताइएगा जल्दी से, बोलिएगा क्या बोलती पब्लिक। क्या हम लोग एक एटम को ले लें, इस एटम को ले लें, इस एटम को ले लें। आप लोग सोचोगे हाँ सर, क्योंकि इस एटम को ले लीजिए सर, इसको बार बार रिपीट कर दीजिए, पूरे के पूरे रो का निर्माण हो जाएगा। गलत है। क्यों गलत है? अगर आपसे कोई पूछता है केवल इतना आपको देता है, एक एटम दे दिया जाए, बोले कि 2 एटम के बीच की दूरी बताओ। ये आपका जो क्रिस्टल है, ये जो आपका रो है, इसमें 2 एटम के बीच की दूरी इसको देकर पूछा जाए, बता पाओगे कभी? भाई एक ही एटम है, 2 एटम तो दिए ही नहीं। एक एटम है तो कहां से बता पाओगे भाई? चलो अब देखो 2 एटम ले लो, अब 2 एटम मैंने ले लिया, अब तो बता पाओगे ना। इसका सेंटर पकड़ो, इसका सेंटर पकड़ो, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं आप? ए बी सी कुछ होगी कि नहीं होगी? अब निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें बताओ, इस 1D यूनिट सेल में, ये 1D आपकी जो अरेंजमेंट है, इसमें एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है? अब बताओ यहाँ पर देखोगे, बोलोगे सर एक एटम जो है एक ही एटम को टच कर रहा है, क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है, बहुत पूछता हूं मैं। नहीं सत्य है भाई। क्यों नहीं सत्य? देखो अब यहाँ पर देखो, इस एटम को पकड़ो, आप इस एटम को पकड़ो, इसके बगल वाला इसके बगल वाला दोनों टच कर रहे हैं कि नहीं बताओ? ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है इसको। इस एटम को 2 लोग टच कर रहे हैं, यहां से पता चल रहा है नहीं ना? इसका मतलब इसके आगे एक एटम और लेना पड़ेगा। यहां से देखिए अब पता चल जाएगा। इस एटम को पकड़िए, अब इसके बगल में एक और दो एटम टच कर रहा है ना। अब यहां से बता पाएंगे आप क्या कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है। तो आपका ये जो 1D अरेंजमेंट है, इसमें सबसे छोटा सा पोर्शन कौन सा लेंगे? एक एटम का, 2 एटम का, 3 एटम का? बताइएगा। 3 एटम का आप सबसे छोटा पोर्शन पाएंगे, जिसकी सहायता से आप इस 1D अरेंजमेंट को अच्छे तरीके से परिभाषित कर पाएंगे। इतना बात समझ में आया? आप समझिए, अगर 1D यूनिट सेल है, अगर 1D यूनिट सेल है तो उसको परिभाषित करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? 2 एटम के बीच की दूरी। क्या बताना पड़ेगा? 2 एटम के बीच की दूरी। और ये मैं कितना मान लिया हूं? ए। कितना मान लिया हूं? ए। तो अगर आपको 1D यूनिट सेल के बारे में किसी को बताना है, या 1D यूनिट सेल, 1D इकाई सेल को परिभाषित करना है, तो कितने पैरामीटर, कितने मापदंड की आवश्यकता होती है? आपको पता लगा? ए मतलब एक। तो ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन 1D यूनिट सेल। मतलब 1D इकाई सेल को परिभाषित करने के लिए केवल एक मापदंड की आवश्यकता होती है। इसको लिख लीजिए कॉपी में। समझ आया ना? अच्छा 1D के बाद क्या आएगा? 2D आएगा। 1D के बाद क्या आएगा? 2D आएगा। ओके, देखिए 2D इकाई सेल का निर्माण किससे होता है? 1D इकाई सेल से। तो 1D इकाई सेल देखिए ऐसे होती है कि नहीं? पहले 1D अरेंजमेंट बनाइए इस तरीके से। ये 1D अरेंजमेंट है, क्या बोलते हैं आप? अब ये 1D अरेंजमेंट है। अब इसी के नीचे क्या करिए? दूसरा अरेंजमेंट बनाइए। इसी के नीचे दूसरा अरेंजमेंट भी है, इसी के नीचे यही वाली रो रिपीट करिए, यही वाली रो इसी के नीचे बना लीजिए। इस तरीके से बन जाएगी कि नहीं बताइएगा? ऐसे ही बन जाएगी कि नहीं बोलिएगा?
अब इसी के नीचे तीसरी, इस तरीके से बनाइए आप लोग, बनेगी कि नहीं बोलिएगा। अब इसी के नीचे यही सेम सेम, ये आपका देखिएगा इस रो की सहायता से मैंने एक प्लेन में बना दिया कई रो। देखिए एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये। तो इस रो को मैंने बार बार रिपीट किया, बार बार इसकी पुनरावृत्ति किया, तो जिससे 2D अरेंजमेंट का निर्माण हुआ। ये आपकी 2D अरेंजमेंट है। अगर 2D अरेंजमेंट है तो उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जिसे आप इकाई सेल बोलते हैं वो 2D इकाई सेल होगा। तो अगर इस 2D अरेंजमेंट का हम लोग सबसे छोटा सा पार्ट लें, वो जो यूनिट सेल कहलाएगा, उसका नाम क्या होगा, 2D इकाई सेल या 2D यूनिट सेल। अब मैं क्या करता हूं समझिएगा, इस 2D अरेंजमेंट का इतना सा पोर्शन निकालता हूं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक। अब इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, या इसको छोड़ो, ये नहीं लेता हूं, यहां पर आइए, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये, इसके सेंटर को मिलाओ, आप मिलाओ। इसके बाद इसको आप बाहर निकालो, तो बाहर निकाल के मैं इधर बना रहा हूं, देखिएगा यहाँ पर एक एटम है, एक एटम ऊपर है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, और एक एटम कहां पर है, नीचे। थोड़ा सा समझिएगा, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक एटम है, ओके। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इनके सेंटर को मिलाएं, आप मिलाएं जल्दी से। अब देखिएगा ये आपका क्या होगा, 2D यूनिट सेल। ये क्या होगा आपका 2D यूनिट सेल होगा। ये आपका क्या होगा 2D यूनिट सेल, ओके। ये आपका क्या होगा 2D यूनिट सेल या 2D इकाई सेल, 2D इकाई सेल, 2D इकाई सेल होगा। समझ आया ना, चलिए ये 2D इकाई सेल होगा। अब समझिएगा 2D इकाई सेल को अगर आपको किसी के बारे में या 2D इकाई सेल के बारे में किसी को परिभाषित करना है, किसी को समझाना है, तो कौन कौन सी मापदंड की आवश्यकता पड़ेगी या कितने मापदंड की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी हेल्प से आप समझा पाएंगे 2D इकाई सेल के बारे में। तो 3 पैरामीटर, 3 मापदंड की आवश्यकता पड़ती है 2D इकाई सेल को समझाने के लिए। कौन कौन से 3 मापदंड है, आप क्या करिए, इसके बीच की, इस वाले एटम के बीच की दूरी फाइंड कर लीजिए, ये मैं मान लेता हूं, और इस वाले एटम के बीच की दूरी फाइंड कर लीजिए, मैं इसको b मान लेता हूं, और ए और बी के बीच का क्या पता कर लीजिए, कोण मान लीजिए अल्फा। तो ए बी और अल्फा, ए बी और अल्फा 3 मापदंड की आवश्यकता पड़ेगी 2D इकाई सेल को परिभाषित करने के लिए। आपको समझ में, लिख लीजिएगा, 2D इकाई सेल को परिभाषित करने के लिए 3 मापदंड की आवश्यकता पड़ती है। ये रही आपकी 2D यूनिट सेल, 2D इकाई सेल। अब इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग 3D इकाई सेल। देखिए 2D इकाई सेल का निर्माण 1D इकाई सेल हुआ, या 2D अरेंजमेंट जो आपको प्राप्त हुआ वो 1D अरेंजमेंट से प्राप्त हुआ। ऐसे 3D अरेंजमेंट जो प्राप्त होगा ना वो 2D अरेंजमेंट से प्राप्त होगा। तो अब ये देखिए 2D अरेंजमेंट है कि नहीं, अब यही 2D अरेंजमेंट इसी के ऊपर लाओ, फिर उसके ऊपर लाओ, फिर उसके ऊपर लाओ, फिर उसके ऊपर लाओ, मतलब यही सेम चीज है, लादते जाओ, लादते जाए, तो क्या होगा, एक 3D अरेंजमेंट का प्राप्त होगा, निर्माण होगा, लेकिन उसे हम बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो आप समझिएगा, इमेजिन करिएगा, क्या इसी 2D अरेंजमेंट के जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसी के जस्ट ऊपर लाद दो, फिर उसके ऊपर लाद दो आप, फिर उसके ऊपर लाद दो, तो क्या ऐसे लेयर बाय लेयर बन जाएगी कि नहीं, तो वो आपकी 3D अरेंजमेंट होगा, वो आपका 3D व्यवस्था होगी। अब 3D व्यवस्था में छोटा सा पोर्शन निकालेंगे तो क्या वह 3D इकाई सेल होगा या 2D इकाई सेल होगा, भाई 3D अरेंजमेंट है तो उससे जो निकालोगे पोर्शन वो 3D इकाई सेल होगा, वो क्या होगा 3D इकाई सेल। कैसे दिखेगा देख लो आप, ये मैं बना देता हूं आपको। ये क्या है आपका क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, क्या है आपका ये क्यूब है, समझ आया ना। अब देखिए क्यूब में कहां कहां पर एटम है, आप जब इससे एक छोटा सा पोर्शन निकालोगे तो कैसे दिखेगा, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा आपकी एक क्यूब रहेगा, क्यूब की ये क्या है कॉर्नर है, और कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, समझ आया ना। तो अब देखिए क्या है, इसको मैं छोटे छोटे एटम से बना दिया हूं, समझिएगा ये बड़े बड़े एटम है, ये बड़े बड़े एटम है, ओके। अब इन 4 एटम के ऊपर ये 4 एटम इस तरीके से, ये 4 एटम हो गए आपके, इसी के ऊपर ये आपके रखे हैं, तो ये आपकी क्या है इकाई सेल है। ये कौन सी इकाई सेल होगी भाई, किससे, ये किसका पोर्शन है 3D का, ये किसका पोर्शन है 3D का, ये किसका पोर्शन है 3D इकाई सेल का। तो ये कैसी, सॉरी 3D अरेंजमेंट का ये पोर्शन है, तो ये क्या होगा 3D इकाई सेल होगा, क्या होगा 3D इकाई सेल। जिस तरीके से अभी 1D इकाई सेल को परिभाषित करने के लिए एक पैरामीटर की आवश्यकता पड़ी
2D इकाई सेल को परिभाषित करने के लिए 3 पैरामीटर की आवश्यकता पड़ी। इसी तरीके से अगर 3D इकाई सेल को परिभाषित करना है तो समझिए अब क्या करिएगा, यहां से आप डिस्टेंस a मान लीजिए, ये x एक्सिस अगर इसको मान लें, x एक्सिस, इसको आप क्या मान लीजिए y एक्सिस, इसको क्या मान लीजिए z एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में एज लेंथ a मान लीजिए, y एक्सिस के डायरेक्शन में एज लेंथ b मान लीजिए और z एक्सिस के डायरेक्शन में एज लेंथ c मान लीजिए। तो a b और c, a b c, ये तीन, इनको बोलेंगे अच्छी दूरी, अच्छी दूरी। अब इसी के साथ a और b के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा, b और c के बीच के एंगल मान लीजिएगा बीटा, और a और c के बीच के एंगल मान लीजिएगा गामा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इनको बोलेंगे अच्छे कोण, इसको क्या बोलेंगे, अच्छे कोण। तो आपको समझ में आया कितने पैरामीटर की आवश्यकता पड़ी इसको समझाने के लिए, 6, अल्फा बीटा गामा, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो देयर आर 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन 3D यूनिट सेल। तो 3D इकाई सेल को परिभाषित करने के लिए 6 पैरामीटर, 6 मापदंड की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको 4 डिफिनेशन, 4 परिभाषा समझ में आएगी नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र, ये अगला वीडियो होगा। समझ में आया? जय हिंद बच्चों।